Good morning, everyone. Sorry, good afternoon. Okay. Now I am going to start new chapter of political theory. The name of chapter is equality. You know ना equality? कौन बताएगा मुझे equality का क्या मतलब होता है? समानता। Very good, समानता. इसको अगर डिफाइन करना हो तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे ना? समानता किस तरह की समानता? समानता मैंने मान लिया, लेकिन किस तरह की समानता होनी चाहिए? Means all people should have equal rights. Achieve इक्वलिटी. हमें सिर्फ इतना पता है कि इक्वलिटी क्या होती है, समानता. भाई किस तरह की समानता, कहाँ समानता, ये भी तो क्लियर होना जरूरी है ना. इक्वलिटी का मतलब है कि ऑल पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स. सभी लोगों को समानता वहाँ होगी जब सभी लोगों को समान राइट्स मिले हों, समान राइट्स प्रोवाइड हुए हों, एंड अपॉर्चुनिटी उनको सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने जो हिडन टैलेंट है उसको डिस्कवर कर सके, है ना, जिससे कि और हर इंडिविजुअल अपने सेट गोल को अचीव कर सके. अब जैसे आप लोग के स्टूडेंट्स हो, सबका अपना एक गोल है, अपना एक एम है, ठीक है. अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि चाहे आप मतलब कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सुनिधि को आईएएस बनना है या शुभ को आईएएस बनना है तो सिर्फ शुभ और सुनिधि देंगे, नहीं. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कंपटीशन फाइट करें, अपने योग्यता के बेसिस पे आए. तो हर कई लोग ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो मतलब अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते. तो अगर इक्वलिटी लानी है तो हमें क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और सबको इक्वल कंसीडर करना है, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो. तो बेसिकली इक्वलिटी की डेफिनेशन आप लिख लेना. इक्वलिटी का मतलब है कि सबको ऑल द पीपल आर कंसीडर्ड इक्वल, किसी भी तरीके से, कहीं भी नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई मोटा पतला नहीं, है ना. क्योंकि भगवान ने सबको क्या बनाया, इक्वल बनाया. फिर ये इतने डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो इसी चैप्टर को लेके इक्वलिटी पॉलिटिकल जो थियोरिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने डायमेंशंस लिखे कि इक्वलिटी का मतलब क्या है. इक्वलिटी इनइक्वलिटी जो सोसाइटी में प्रिवेल्ड है उसको कैसे रिड्यूस करें, उसको कैसे रिमूव करें. तो इस चैप्टर के थ्रू अपन एक तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी और उसमें वैल्यू दैट इज आल्सो मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एंशंट है, मतलब इंक्लूडेड है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है इक्वलिटी से पहले? सबसे पहले तो व्हाट इज इक्वलिटी, अपन ने इक्वलिटी देख लिया। वाई शुड वी कंसर्न अबाउट दिस मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल? अब इसका मोरली इक्वलिटी क्या है, और अगर पॉलिटिकल आइडियल के बेसिस पे देखें तो वो क्या है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डज द परस्यू ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन? क्या हर कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन में, सबको इक्वली ट्रीट करना किया जाना चाहिए? एक गधे और घोड़े को समान इक्वल ट्रीट किया जा सकता है? अपने अपने स्किल पे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने अपने टैलेंट के बेसिस पे वो अपनी सेट जो गोल्स है उनको अचीव करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कशन होगा। हाउ मैनी वी परस्यू इक्वलिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ? कि किस तरह से हम इक्वलिटी को वेलकम साकेत, टाइम भी आएगा बेटा, है ना। हाउ मे वी परस्यू इक्वलिटी, हम कैसे इक्वलिटी को परस्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इनइक्वलिटी को कैसे कम से कम मिनिमाइज, अपन रिड्यूस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी? अब डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है, सोशल इक्वलिटी क्या है, इन डायमेंशंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Sorry. In the course of understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies of our time: socialism, Marxism, liberalism and feminism. ये आइडियोलॉजी है, इसी स्फीयर में इन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, इन आइडियोलॉजी को इन्होंने अपने इन बिल्कुल आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, so first topic is 2.1 क्यों आ रहा है? This is the topic. Now just check it. Screen is visible or not? आपको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डज इक्वलिटी मैटर? इक्वलिटी क्यों मैटर करता है ना? इक्वलिटी को लेके इतना क्यों झंडा गाड़ा हुआ है, इतने स्लोगन्स क्यों है, इतना क्यों है? तो सबसे पहले वो इक्वलिटी क्या है? एक पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल है दैट हैज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज। सालों से जो इक्वलिटी है, एक वो पावरफुल और मोरल पॉलिटिकल आइडियल है जिसने बहुत ह्यूमन सोसाइटी को बहुत इंस्पायर्ड किया है और गाइड किया है। इट इज इम्प्लिसिट इन ऑल फेथ एंड रिलीजन्स विच प्रोक्लेम ऑल ह्यूमन बीइंग टू बी क्रिएशन ऑफ गॉड। इम्प्लिसिट का मतलब होता है सजेशन। ये सजेस्ट किया गया है कि जितने भी फेथ्स हैं, जितने भी रिलीजन है, चाहे किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू में पैदा हुए हो, चाहे मुस्लिम में, चाहे सिख में या ईसाई में, वो ये प्रोक्लेम करते हैं, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भी बना हुआ है, जितने भी धर्म के बने हुए आदमी, औरत, जानवर, ये सब किसके क्रिएशन है? भगवान की क्रिएशन है। भगवान से बनाए, भगवान द्वारा बनाए हुए हैं। उसने तो कुछ नहीं किया ना, उसने ऐसे तो बनाया नहीं कि किसी को 3 आंखें दे दी, किसी को 4 कान दे दिए, सबको इक्वली बनाया। तो फिर इनइक्वलिटी क्यों है? जब भगवान ने सबको इक्वल बनाया, सारे मानव जाति को इक्वल बनाया है, तो फिर इनइक्वलिटी क्यों है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो? एज ए पॉलिटिकल, अगर ये तो अपन ने पढ़ लिया। पॉलिटिकल आइडियल क्या है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इन्वोक द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनलिटी। पॉलिटिकल आइडियल जो इक्वलिटी पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है
उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिगार्डलेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो या नेशनलिटी के बेसिस पे हो। मतलब ये नहीं कि हम महान है, मैं गोरा हूँ तो मैं बहुत महान हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या मैं बहुत सुंदर हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल आइडिया में मतलब सबको इक्वल कंसीडर किया जाए, चाहे वो सुंदर हो, चाहे बेकार हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे पतला हो। इट मेंटेन्स दैट human being deserve equal consideration and respect because of their common humanity। ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल कंसिडरेशन डिजर्व करते हैं, मतलब सब हर ह्यूमन को इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए। कॉमन ह्यूमैनिटी इसे कहते हैं। रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी में ऑल पीपल्स आर कंसिडर्ड इक्वल। It is the notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notion of universal human rights or crimes against humanity। ये जो नोशन है, ये जो विचार है, ये ह्यूमैनिटी को शेयर करता है, और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो नोशन है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इसके पीछे जो विचार है कि भाई सभी को इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए, उसमें एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, उसके बेसिस पे सबको किस तरह से इक्वल, अब हर परिस्थिति में सबको, अब ये आपको आएगा कि इक्वल समझा जाना चाहिए, लेकिन क्या अनस्किल्ड और स्किल्ड पर्सन को भी बराबर समझा जाना चाहिए? आप कंडीशंस ऐसी क्रिएट करो कि सब अपने आप को डेवलप कर सके, लेकिन आप गधे को चाहो घोड़ा बनाना तो वो तो नहीं कर सकते ना, वो तो जो रहेगा वो रहेगा। आप कंडीशंस ऐसी दो। तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, या कह सकते हैं जो क्राइम्स है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये एक नोशन है जो ह्यूमैनिटी को शेयर करता है। In the modern period, the equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggle against state and social institutions which uphold inequality of rank, wealth, status or privilege among people। ये मॉडर्न पीरियड में जो इक्वलिटी है ह्यूमन बींग्स में, इसमें हमेशा से स्टेट्स और सोशल इंस्टीट्यूशन में इसके खिलाफ हमेशा रैली निकली है। मतलब लोग इनइक्वलिटी जो अपने हेल्थ के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे इक्वलिटी अवेल करना चाहते हैं। आर्यन काम बेटा टाइम पे आया करो ना, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड में जो इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स है वो एक रैलिंग स्लोगन के रूप में यूज होता है, जो स्टेट और सोशल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल होता है उसमें होता है। विच अपहोल्ड इनइक्वलिटी ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेज अमंग पीपल। और जिसमें इनइक्वलिटी कहाँ पे होती है? वेल्थ के बेसिस पे। वेल्थ स्टेटस में आप खुद फील कर सकते हो कि जो वेल्दी पर्सन है और एक गरीब पर्सन है उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, या कुछ बहुत स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, उनको विशेषाधिकार दिया जाता है लोगों में। इन द 18th century द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी यूज द स्लोगन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सब पढ़ के आए हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? कोई मुझे बता सकता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत इनइक्वल थे वहाँ। एरिस्टोक्रेट जो थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज थे वो, और जो पुअर लोग थे उनको ना वोटिंग का राइट था, उनको किसी भी तरीका कोई अधिकार नहीं था। तभी तो ये मूवमेंट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। तो 18 फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने एक स्लोगन यूज किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्लोगन। इस बेसिस पे उन्होंने पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया था। उनका जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी थी फ्रांस में, है ना, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था, और उसमें स्लोगन जो दिया गया था वो ये था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ऑल कंसीडर्ड इक्वल, और ऑल हैज, मतलब ऑल पर्सन हैव टू राइट टू वोट, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, एंड फ्रेटर्निटी मतलब सब भाईचारा, सब में समान होना चाहिए, कोई स्पेशल प्रिविलेज ना दिया जाना चाहिए। ये किसके अगेंस्ट था? फ्यूडल जो एरिस्टोक्रेसी थी फ्रांस में, उसके अगेंस्ट था ये रिवॉल्यूशन हुआ। उससे उसके बाद से यहाँ पे
डेमोक्रेसी स्टार्ट होना। वैसे तो डेमोक्रेसी की कहानी पुरानी है, वो ग्रीक में एंशियंट टाइम से ही, ब्रिटेन में सबसे पहले, अमेरिका में इस तरह का, लेकिन डेमोक्रेसी फ्रांस में यहाँ से स्टार्ट हुई थी। The demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggle in Asia and Africa during the 20th century में। जो इक्वलिटी की डिमांड थी, है ना, अफ्रीका में, एशिया में 20th सेंचुरी में, वो एंटी कॉलोनियल लिबरेशन के अगेंस्ट थी। मतलब जो कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिशर्स के, मान लो, अगेंस्ट थी। उसमें एशिया और अफ्रीका में इसी इनइक्वलिटी के खिलाफ आवाज उठ के लोगों ने मूवमेंट कर दिया था, रिवॉल्यूशन कर दिया था। इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप एज सच एज विमेन और दलित हु फील मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी। और इक्वलिटी ऐसा नहीं था कि इक्वलिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स में थी, मतलब औरतें भी इक्वल राइट्स नहीं थे। यूरोप में आपने सुना होगा कि पहले औरतों को वोटिंग राइट्स थे ही नहीं, उनको कहा जाता था कि आप हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहो। और दलित तो आपको पता ही है, दलित जो है मार्जिनलाइज ग्रुप में थे, कम संख्या में थे सोसाइटी में, उनको तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं समझा जाता था। उनको तो, मतलब आपने सुना होगा बहुत कहानी, जिस कुएं से अपर कास्ट पानी भर रहा है वहाँ पे उनको अलाउड नहीं था पानी लेना। इवन उनके घर तक सिटी से दूर हुआ करते थे, जो अपर क्लास जो लोग हैं उनसे दूर हुआ करते थे घर। तो ये क्या था, इनइक्वलिटी तो था। Today, equality is a widely accepted ideal which is embodied in the constitution and laws of many countries. आज equality जो है वो widely उसको accept किया है, एक ideal के रूप में, एक concept के रूप में। even बहुत सारे constitution में ये embodied है, included है ना। बहुत सारे law बने इन equality को लेके, inequality को लेके बहुत सारे laws बने हैं, implement भी हुए हैं। Yet, it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well as in within our society. कितने भी लॉ बन गए हों, कितने भी कानून बन गए हों, कितना भी लोगों ने स्लोगन दे दिया होगा, तब भी जो इनइक्वलिटी है वो ज़्यादा विजिबल है, मोस्ट विजिबल है। आप आसपास देखोगे तो बहुत इनइक्वलिटी आपको नजर आएगी। पूरे वर्ल्ड में अगर देखो, सोसाइटी में देख लो, इंस्टीट्यूशंस में देख लो, वहाँ पे कहीं भी इक्वलिटी नहीं है। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भी उसको एड ऑन कर दिया हो, चाहे कितने भी स्लोगन दे दिए हो, लेकिन आज भी इनइक्वलिटी ज़्यादा प्रिवेल्ड है रादर देन इक्वलिटी। In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing, schools with world-class facilities and air-conditioned classroom, along with schools which may lack even drinking water facilities or toilets, waste of food as well as starvation. हम दूर क्यों जाए, हम अपने कंट्री में देख सकते हैं स्लम समझते हो, कच्ची बस्ती में देखना, कच्ची बस्ती में वहीं नाली बह रही है, वहीं लोग रह रहे हैं, है ना। एक तो वो सीन हम देख सकते हैं आज भी। दूसरा, लग्जरी हाउसिंग देख सकते हैं, एयर कंडीशनड घर है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ है। तो इक्वल है क्या ये? इक्वलिटी कहाँ है फिर इक्वलिटी? स्कूल्स देख लो, कुछ तो स्कूल्स में पानी तक सुविधा नहीं है, और कुछ स्कूल्स में क्लासरूम्स एसी हैं, एयर कंडीशनड क्लासरूम है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कहीं कहीं ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? इनइक्वलिटी है। कहीं टॉयलेट्स नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, है ना। वेस्ट ऑफ फूड, लोग बड़े बड़े लोग, किसी को नसीब नहीं है 2 टाइम की रोटी भी, बड़े बड़े लोग फूड वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टारवेशन, कुछ मर रहे हैं हंगर से, भूख से, और कुछ फेंक रहे हैं खाना। तो इक्वलिटी कहाँ है? हम ये चीज़ ज़्यादा विजिबल है, ये चीज़ ज़्यादा हम देख पाते हैं। तो देयर आर ग्लेयरिंग डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट द लॉ प्रोमिसेस एंड व्हाट वी सी अराउंड। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्या लॉ बना है और क्या वास्तव में एग्जिस्ट करता है। कितने भी लॉ बना दिए, लेकिन इनइक्वलिटी खत्म कर पाए हैं क्या? इनइक्वलिटी अभी भी प्रिवेल्ड है, चाहे कितने भी लॉ बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, ये ग्लेयरिंग डिफरेंसेस तो अभी भी है ही। अब हम देख रहे हैं जो ग्लोबल इनइक्वलिटीज हैं
इनइक्वलिटीज हमारी कंट्री में और ग्लोबली अगर देखा जाए तो वो क्या क्या है। जो फैक्ट शीट है ये ग्लोबल इनइक्वलिटीज की, वो ये है कि जो रिचेस्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, richest 50 individual in the world have a combined income greater than that of the poorest 40 crore people। जो richest 50 individuals जो है, हर इंडिविजुअल जो 50 इंडिविजुअल्स हैं वर्ल्ड में, उन मतलब 40 करोड़ की को मिला के इनकम और 50 इंडिविजुअल को मिला के इनकम सेम है। मतलब ये कितने ज़्यादा मतलब इनके पास पैसा, अगर ये 40 करोड़ पीपल में थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाए तो क्या हो, गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन कितना सोचो, कितना इनइक्वलिटी है। 50 इंडिविजुअल्स और 40 करोड़ पीपल्स पुअरेस्ट है। 50 इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है। नेक्स्ट है जो पुअरेस्ट है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ ग्लोबल इनकम। जो 40% पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये डाटा है, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो 40% है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन का ओनली उनके पास केवल 5% ग्लोबल इनकम है। 40% के पास 5% ग्लोबल इनकम है, जबकि जो रिचेस्ट 10% लोग हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के, वो 54% ऑफ ग्लोबल इनकम है। सोचो कितना अंतर है। 10% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के, उनके पास तो 54% ग्लोबल इनकम है, और जो बेचारे जो 40% है उनके पास मिला के केवल 5% ग्लोबल इनकम है। तो ये डाटा बिल्कुल करेक्ट डाटा है। आप सोचो कितनी मतलब इस इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के कितना वाइड गैप है, इसको कैसे फिल किया जा सकता है। थर्ड है द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप विद 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन owns 86% of the world's industry and consumes 80% of world's energy। जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो सबसे इंडस्ट्रियल जो एडवांस इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वो है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। ये सबसे इनकी इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली फैली हुई है ना। तो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इनकी वर्ल्ड पॉपुलेशन की 25%, इनकी क्या है 86% वर्ल्ड इंडस्ट्री इनके ही उसमें है। 86% इंडस्ट्रीज इन्हीं नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न यूरोप से है। एंड कंज्यूम, और ये क्या करते हैं 80% जो वर्ल्ड की एनर्जी है, पूरे वर्ल्ड की 80% एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं। अब बाकी के पॉपुलेशन के लिए क्या बची 20%। तो सोचो on a per capita basis a resident of the advanced industrial countries consumes at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in developing countries like India or China। पर कैपिटा बेसिस पे ये एनालाइज किया हुआ है कि जो एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री के जो रेजिडेंट है, नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न यूरोप के जो रेजिडेंट है, वो क्या करते हैं 3 टाइम्स ज़्यादा पानी को यूज़ करते हैं। बाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा 3 टाइम्स मोर दे यूज़ वाटर, 10 टाइम्स मच एनर्जी, 10 गुना ज़्यादा एनर्जी को ये लोग यूज़ करते हैं, है ना। और 13 टाइम्स मच आयरन और स्टील को ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और 14 टाइम्स पेपर को, 14 टाइम्स ज़्यादा ये लोग पेपर को यूज़ करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया और चाइना, उसमें पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेशो क्या बचा है बहुत कम। सारी चीज़ें तो ये यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो ये कंज्यूम कर रहे हैं, एडवांस जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है वो कर रहे हैं। तो कितनी इनइक्वलिटी है। सॉरी। The risk of dying from pregnancy related causes 1 to 18 in Nigeria but 1 to 8700 in Canada। जो प्रेगनेंसी में जो औरतें डेथ हो जाती है उसका रेशो जो नाइजीरिया है उसमें 1 to 18 है, जबकि कनाडा में ये 8700 है, 1 to 8700 है। Industrial countries of the first world account for nearly 2/3 of the global emission of carbon dioxide from the combustion of fossil fuel। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, 2/3 जो ग्लोबल एमिशन जो होता है, ये जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं
फॉसिल फ्यूल से जो निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है, वो 2/3 ग्लोबल एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहे हैं। They also account for 3/4 of emission of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain. और ये इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियल कंट्री क्या कर रहे हैं, 3/4 एमिशन, सल्फर का, नाइट्रोजन का एमिशन हो रहा है, रिलीज हो रही है ये सब, है ना, जिसका कारण क्या है, एसिड रेन। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एसिड रेन का रीजन क्या है ना। Many industries known for their high rate of population are being shifted from the developed countries to the less developed countries. जो many industries हैं जिनको high rate of population, pollution जहाँ पे है, बहुत ज़्यादा pollution जो है, वो shift हो रहे हैं from the developed country. Developed country से कहाँ जा रहे हैं वो, less developed countries पे। Developed country कौन सा है, अमेरिका, जापान, यूके। अब ये क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हाई रेट पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट हो रहा है, अब वो शिफ्ट धीरे धीरे कहाँ कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री से लेस डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया में क्या है। Some finding from the census of India 2011 में ये सर्वे हुआ था हाउस होल्ड एमिनिटीज और असेट्स को लेके। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन हैं, है ना, रूरल में कितने हैं, 55%, अर्बन फैमिलीज में कितने हैं, 93%। डिफरेंस देख रहे हो आप, रेशियो देख रहे हो। टैप वाटर इन द हाउस, बाथरूम इन द हाउस 35% रूरल में, जबकि 71% अर्बन में। टेलीविज़न देख सकते हो आप, 33% रूरल के पास है, 77% अर्बन्स के पास है, शहरी लोगों के पास है। स्कूटर देख लो, मोप्ड देखो, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, 14% रूरल में, 35%, 2%, 10%। तो रेशो इक्वलिटी कहाँ है, कितनी इनइक्वलिटी है। चलिए इस टॉपिक को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Excuse me, ma'am.